जीव विज्ञान के एक्शन पाई वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बारे में, या फिर हम बोल सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो ये किसी भी कोशिका का सबसे बाहरी परत होता है। ये जो सबसे बाहरी परत है यही सेल मेम्ब्रेन है या फिर कोशिका झिल्ली है। यह जो झिल्ली होती है यह लचीली होती है, या फिर हम बोल सकते हैं ये फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल क्यों होती है? तो ये झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बनती है, जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल या फिर लचीली होती है। किससे बनती है? लिपिड और प्रोटीन से। या फिर हम सेल मेम्ब्रेन या फिर हम इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। अब हम इस झिल्ली के बारे में बात करें कि इस झिल्ली का क्या कार्य है, क्या 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 करता है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे। अगर हम प्लाज्मा झिल्ली की बात करें तो ये काफी पतली परत है कोशिका की और सबसे बाहरी परत है। पतली होती है और ये परत जो है ये सजीव भी होती है और काफी नाजुक भी होती है, या फिर हम बोल सकते हैं काफी डेलिकेटेड होती है। अब इस झिल्ली में क्या होता है कि ये जो झिल्ली है किसी सराउंडिंग के अंदर है, ठीक है, कोई कोशिका है किसी सराउंडिंग के अंदर है। अब इस सराउंडिंग में जो भी मटेरियल बन रहा है, जो भी पदार्थ बन रहा है, वो झिल्ली इस कोशिका के अंदर जाएगा, या फिर जो भी पदार्थ इस कोशिका के अंदर बन रहा है वो इस कोशिका के बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये पूरी तरीके से इस प्लाज्मा झिल्ली पे निर्भर करता है। तो जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो झिल्ली है ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करता है। वर्णात्मक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करता है, या फिर ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करता है। अब इसका जो कार्य होता है ये होता है झिल्ली का कि अगर कोई कोशिका सर्कुलर है, गोल है, या फिर कोई कोशिका वर्गाकार है, या फिर कोई कोशिका आयताकार है, तो वो इस उसी शेप में बनी रहे, या फिर इसी ये शेप जो है इसका मेंटेन रहे, ये कार्य भी जो होता है इस प्लाज्मा झिल्ली का ही होता है। अब इसका अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये क्या है कि अपने अंदर किसी भी पदार्थ को नहीं आने देते और या फिर ना फिर किसी पदार्थ को बाहर जाने देते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक मैकेनिकल बैरियर की तरह भी कार्य करते हैं, मतलब कि मैकेनिकल बैरियर की तरह कार्य करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोशिका जो है वो सुरक्षित रहती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये कोशिका को सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। किसी भी फॉरेन पार्टिकल या फिर कोई भी माइक्रोब्स है वो उससे उसको सुरक्षित रखते हैं, ताकि ये जो माइक्रोब्स है ये सेल में जाके सेल को हानि ना पहुंचा पाए। अब क्या होता है कि कुछ कोशिका जो कुछ प्लाज्मा झिल्ली है ये क्या होते हैं, ये खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे कि हम अगर हमारे ह्यूमन बॉडी की इंटेस्टाइन को देखें तो इंटेस्टाइन के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो खुद को फिमरी की तरह मॉडिफाई कर लेती है, या फिर फिमरी की तरह दिखने वाली स्ट्रक्चर की तरह ये खुद को परिवर्तन कर लेते हैं। आखिर ये परिवर्तन क्यों किया इसने? इसका रीज़न ये होता है कि अगर भी कोई फूड पार्टिकल डाइजेशन के टाइम पे जब यहाँ आता है तो वो आगे मूव कैसे करेगा, वो आगे की तरफ कैसे बढ़ेगा। तो ये जो फिमरी होते हैं यही फिमरी इसको धक्का दे करके आगे की तरफ बढ़ाते हैं और डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। तो हमने देखा कि ये जो झिल्ली है ज़रूरत पड़ने पे अपने शेप को चेंज कर सकती है। अब जो इस झिल्ली का जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होता है वो होता है परिवहन, या फिर बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट। परिवहन जो है ये क्या होता है, ये झिल्ली के आर पार होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन हो रहा है। अब क्या होता है इसमें ट्रांसपोर्ट में कि कोई भी चीज़ जो बाहर है वो उसको अगर उस झिल्ली के अंदर जाना है तो वो इस यहाँ से उधर ट्रांसफर कैसे होगा। तो इसका जो अगर हम देखें तो पहला जो है वो विधि है बाई डिफ्यूजन।
फर्स्ट है जो बाय डिफ्यूजन या फिर विसरण द्वारा। अब इसमें क्या होता है, विसरण में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो भी पदार्थ है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाते हैं। जो भी पदार्थ है वो कैसे जाएंगे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। अगर हम कोई देखें तो इसमें क्या है, कोई भी मानव शरीर है और इस कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर है और इसमें जो है कोई कोशिका उपस्थित है और इस कोशिका में क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है या फिर सांद्रता है वो काफी उच्च है और या फिर काफी हाई है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता सराउंडिंग में है वो काफी लो है। और यहीं पे सेम क्या होता है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा, हर सेल में होता है उपस्थित। तो ऑक्सीजन का क्या है कि जो कंसंट्रेशन है या फिर सांद्रता जो है काफी लो है, जबकि वही सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है काफी हाई होता है। तो हमने यहाँ पढ़ा कि किसी भी पदार्थ का जो मूवमेंट होता है या फिर जो बहाव होता है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ होता है या फिर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। अगर हम देखें इसमें तो ऑक्सीजन कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ है बाहर में। तो क्या होगा, ऑक्सीजन का जो मूवमेंट होगा वो सेल की तरफ होगा। जो ऑक्सीजन होगा वो बाहरी वातावरण से कोशिका के अंदर जाएंगे और जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो बहाव होगा या फिर जो भी होगा वो कोशिका से निकल करके बाहरी वातावरण में होगा। ठीक है, तो ये हो गया गैसियस एक्सचेंज या फिर गैसीय विनिमय का ये वो जो प्रोसेस जो होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। एक आता है दूसरा, वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का भी जो बहाव होता है वो भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर कोई सेल है उसने अपना कार्य किया तो क्या होगा कि न्यूट्रिशन का जो लेवल होगा वो उस सेल के अंदर वो काफी कम हो जाएगा, जबकि वही सेल के बाहरी एरिया में, बाहरी वातावरण में जो है न्यूट्रिशन का जो लेवल होगा काफी हाई होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो न्यूट्रिशन जो है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ बहेंगे और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं, नहीं तो क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। अब एक और विधि होता है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, वो होता है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस या फिर परासरण विधि के द्वारा। इसमें भी सेम वही होता है कि जो किसी भी पदार्थ का जो बहाव है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही होगा, लेकिन इसमें जिस पदार्थ का बहाव जो होता है या फिर जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है जल, या फिर हम बोल सकते हैं कि जल का जो बहाव होता है इसमें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ होता है। लेकिन ये जो जल का जो बहाव है ये किसी प्लाज्मा झिल्ली से या फिर किसी भी परत के अक्रॉस, मतलब किसी परत के आर पार इसका परिवहन होगा। ठीक है, तो अगर अब क्या है, ये जल है तो जल में भी क्या होगा कि अगर हम देखें तो जो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड, अपना भोजन या फिर जल वो कहाँ से लेंगे, या फिर वाटर वो अपने सराउंडिंग से लेते हैं और किसके थ्रू लेते हैं, अपने सरफेस के थ्रू लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं ये भी किसके थ्रू हो रहा है, ऑस्मोसिस के थ्रू ही हो रहा है। और एक और एग्जांपल देखें तो कोई भी ट्री है उसके रूट्स हैं और रूट्स में क्या होते हैं, रूट्स हेयर प्रेजेंट होते हैं और ये जो रूट हेयर होते हैं यही वाटर को ऑब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये रूट हेयर है, इसके अंदर क्या है, वाटर का ऑब्जॉर्प्शन होगा या वाटर को ये अवशोषित करेंगे। तो जब ये अपने अंदर वाटर लेंगे तो क्या होगा, ये भी एक प्लाज्मा झिल्ली से गुजर रहा है या फिर झिल्ली से गुजर रहा है, कोई परत से गुजर रहा है, तो क्या हो गया, एक तरीके का ऑस्मोसिस का ही एग्जाम्पल है।
अब क्या होता है कि इसमें हमने क्या देखा कि हमने एक वाटर लिया है। अब वाटर है तो वाटर प्लेन तो होता ही है, लेकिन उसमें क्या होता है कभी कभी कुछ पदार्थ मिक्स रहते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक बीकर लेते हैं। उस बीकर में हम जल भर देते हैं। तो ये जो जल है ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। सॉल्वेंट है या फिर हम इसको विलायक बोलते हैं। इसमें जो घुले हुए जो पदार्थ होते हैं वो या तो नमक हो सकते हैं या शर्करा हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं। तो इन घुले हुए पदार्थ को हम सॉल्यूट बोलते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम क्या बोलेंगे, विला विलयन या फिर सॉल्यूशन। विलयन या फिर सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन का क्या होता है, ये 3 तरीके का केस बनता है इसमें। अब क्योंकि देखो अगर वाटर में कुछ घुला हुआ है तो उस बात पे तो डिपेंड तो करेगा ही ना कि ये जो वाटर का जो मूवमेंट है वो कैसे होगा। ठीक, तो उसके लिए मतलब 3 केस है। जो पहला है वो है अल्प परासरण दाबी विलयन। हमने जो पहला विलयन लिया है वो अल्प परासरण दाबी विलयन है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसको देखने के लिए हम एक बीकर लेते हैं और यहाँ पे हम इसका परिणाम देखेंगे, क्या अंतर हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें। और इस बीकर में हम जल भर लेंगे और इसमें क्या है कि कुछ सॉल्यूट्स मिक्स है, लेकिन इनमें जो सॉल्यूट की या फिर घुले पदार्थ की जो सांद्रता है वो काफी कम है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो जल है वो डाइल्यूट है। अब इस जल में हमने एक कोशिका को रखा और इस कोशिका में जो सॉल्यूट की या फिर घुले हुए पदार्थ की जो कंसंट्रेशन है काफी हाई है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा सॉल्यूट्स हैं। तो एक तरीके से हमें दिख रहा है कि कोशिका के अंदर जो जल की जो कंसंट्रेशन है या फिर जल की जो मात्रा है वो काफी कम है। अब क्या होगा, जो जल होगा बाहरी वातावरण से इस सेल के अंदर जाएंगे। जल बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जल सिर्फ बाहर से अंदर ही जा रहे हैं, जल सेल के कोशिका के अंदर से भी निकलेंगे, लेकिन इनका जो मात्रा होगा वो काफी कम होगा जितना कि इसके अंदर जाएंगे। इसका परिणाम ये होता है कि जो सेल है वो फूल जाती है या फिर स्वेल कर जाती है। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पे जल का मात्रा यहाँ पे भी बढ़ गया। अब क्या हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, जब सेल फूल रही है या फिर स्वेल कर रही है तो क्या वो फटती नहीं है। तो अगर एनिमल सेल हो या फिर जंतु सेल हो तो वो फट जाएगी, लेकिन वही अगर ये क्या हो, पादप सेल हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि पादप सेल में हमने पढ़ा है कि उसके बाहरी परत में क्या होता है, एक और लेयर प्रेजेंट होता है और वो क्या होता है, सेल वॉल होता है। तो जब ये कोशिका फूलती है तो इससे कोशिका भित्ति पे या फिर इस सेल वॉल पे बल लगाती है। ठीक है, बल लगाएगी। तो ये जितना बल उस कोशिका भित्ति पे लगा रही है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल भी उस पे उतना ही बल लगाएगा। इसका परिणाम ये होता है कि प्लांट सेल में जो है ये नहीं फटेंगे, लेकिन यही जो अगर एनिमल सेल होंगे तो ये क्या होंगे, फट जाएंगे। ठीक है, और ये जो प्रोसेस जो हो रहा है, वाटर को अपने अंदर ले रहे हैं सेल, मतलब वाटर को ऑब्जर्व कर रहे हैं एक कोशिकाएं, और वो भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। इस प्रोसेस को हम और किस प्रोसेस के थ्रू होता है, एंडो ऑस्मोसिस के कारण होता है ये। ठीक है, अब जो दूसरा आता है वो है समपरासारी दाबी विलयन। समपरा समपरासारी विलयन, या फिर हम इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन।
अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम एक बीकर लेंगे और यहाँ पे हम इसका परिणाम देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी हम जल भर देते हैं और इसमें जो पदार्थ की कंसंट्रेशन होती है या सांद्रता होती है वो बिल्कुल उतनी ही होती है जितनी कि किसी कोशिका के अंदर उस पदार्थ की सांद्रता है। अब हम इसमें एक कोशिका रखते हैं, ठीक है, तो क्या है, दोनों बाहर बाहर भी उतना ही वाटर का कंसंट्रेशन है और सेल के अंदर भी वाटर का उतना ही कंसंट्रेशन है। तो क्या होगा इसमें कि जल जितने जल इससे बाहर निकलेंगे उतने ही जल जितने जल इसके बाहर निकलेंगे उतने ही जल इसके अंदर भी जाएंगे। तो इनके साइज में या फिर इनमें कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देता है। ये जो सेल पहले जितने साइज में थे उस बाद में भी उतने ही रहते हैं। ठीक है, ये होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। अब एक और आता है सॉल्यूशन विलयन, वो होता है अति परासरण दाबी विलयन। अति परासरण दाबी विलयन या फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इसमें भी हम इस केस को भी देखते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, बीकर लेते हैं, सेम यहाँ पे हम इसका रिजल्ट देखेंगे और इस बीकर में हम क्या करते हैं, पानी भर देते हैं और इसमें जो पदार्थ की सांद्रता होगी काफी ऊंची होगी, बहुत ज्यादा होगी। अगर यहाँ पे पदार्थ की जो कंसंट्रेशन है काफी उच्च है बाहरी वातावरण में, तो सेल के अंदर अगर हम इसके अंदर कोई कोशिका रखेंगे तो क्या होगा, जो वाटर जो होगा कोशिका के अंदर ज्यादा होगा। तो इसका रिजल्ट इसका ये होगा कि जो वाटर सेल के या फिर कोशिका के जो अंदर है वो उससे बाहर निकलने लगेंगे। ये वाटर कोशिका से निकल करके बाहरी वातावरण में आने लगेंगे। बाहरी वातावरण से भी वाटर जो है, जल जो है कोशिका के अंदर जाएंगे, लेकिन जितना मात्रा जल का बाहर निकलेगा कोशिका से उसके कंपैरिजन में या फिर उसकी तुलना में जो अंदर जाने वाले जल है वो काफी कम होंगे। तो इसका परिणाम ये होता है कि जो कोशिका होती है वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, क्योंकि जल तो निकल गया यहाँ से। तो ये किसके थ्रू होता है, ये एक्जोस्मोसिस के कारण होता है। एक्जोस्मोसिस कारण होता है। अब यही अगर प्लांट सेल में देखें तो क्या होता है कि प्लांट सेल में क्या होता है, आउटर में सेल वॉल होता है, ठीक है, और इसके बाद और इस यहाँ क्या होता है, इनर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो अब जो जल निकल रहा है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही जल बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सिकुड़ जाता है और सेल वॉल के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिकुड़ जाता है, किसके साथ, वो साइटोप्लाज्म के साथ ही सिकुड़ जाएगा। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन या फिर हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस।